नमस्कार। देवकी नंदन खत्री जी का तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता एपिसोड 3 बयान 7। पिछले भागों में आपने देखा कि विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता नवगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह से प्रेम करती है। आपस में ये लोग प्रेम करते हैं। नवगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह के जो पिता हैं सुरेंद्र सिंह, उनके जो मंत्री हैं, दीवान हैं, मित्र हैं, जीत सिंह, उनका बेटा तेज सिंह, यानी दोनों में दोस्ती थी, तेज सिंह में और वीरेंद्र सिंह में। दूसरी तरफ जो चंद्रकांता थी, जय सिंह की बेटी थी, विजयगढ़ के राजा, और जय सिंह के दीवान थे कुपत सिंह, जिनका बेटा था क्रूर सिंह। क्रूर सिंह चंद्रकांता से प्रेम करता था, लेकिन उसको डर था कि वीरेंद्र सिंह दिक्कत पैदा करेंगे। ठीक है। और क्रूर सिंह के दो अय्यार थे। अय्यार यानी जो रूप बदल लेते हो, छल कर सकते हो, नाजिम और अहमद। तो इधर चंद्रकांता, उनका प्रेम संवाद चल ही रहा था। चंद्रकांता की चिट्ठी लेकर के नवगढ़ वीरेंद्र सिंह के पास गए तेज सिंह, और वहां से वापस जवाब ले आए। इधर क्या हुआ, चंद्रकांता अपनी सहेली चंपा और चपला के साथ बाग में घूम रही थी, तो चंपा को ब्लैकमेल करके जो नाजिम था उसने झाड़ियों में फेंक दिया और उसका कपड़ा पहन करके आ गया। चपला इस बात को पकड़ ली, क्योंकि चपला अय्यार थी। फिर ये लोग नाजिम को कैद कर दिए, एक कोठरी में आ गए, महल में। बाद में पता लगा कि हो न हो वो तो जो है दोनों दोस्त मिल गए होंगे, और वहां देखी तो था नहीं, नाजिम अहमद चले गए थे। इधर तेज सिंह जब मिलने आते हैं तो एक दासी रहती है चंद्रकांता की, उसी का रूप धारण करके अंदर चले जाते हैं, और उसके बाद वापस खबर ले करके चंद्रकांता की वापस निकल लेते हैं। लेकिन ये पहचान नहीं पाते। नाजिम अहमद महल के दरवाजे पर मिलते हैं, तो ये कुछ प्रस्ताव इस प्रकार रखते हैं कि अगर तुम लोग मेरी बात मानो, कुछ पैसा दे दो, तो हम कुछ मदद कर देंगे तुम्हारी। तो नाजिम और अहमद रात में 2 बजे जाते हैं, किसके पास? क्रूर सिंह के पास, पैसा लेने के लिए। इधर क्रूर सिंह जब पैसा देकर वापस भेजता है, तो इसमें चूंकि अहमद अकेला यहाँ छूट गया था, नाजिम चला गया था, तो नाजिम को किडनैप करके बेहोश करके लेके चले गए नवगढ़ तेज सिंह। ठीक है। वहां एक खास जगह पे गुफा में उसको कैद कर दिए। इतनी बात हम लोग बता चुके थे। फिर ये खबर वीरेंद्र सिंह को मिली, जीत सिंह को मिली और सुरेंद्र सिंह को मिली। देखने भी गए। और इधर जो है 7वें बयान में जब बात शुरू होगी तो आप देखेंगे क्रूर सिंह नाजिम के कहने पर अपने पिता कुपत सिंह को मारकर दीवान बन जाता है। यहीं से कहानी आगे बढ़ती है। अहमद के पकड़े जाने से नाजिम बहुत उदास हो गया, और क्रूर सिंह को तो अपनी ही फिक्र पड़ गई कि कहीं तेज से मुझको न पकड़ ले जाए। इसी डर से, खौफ से चौकन्ना रहने लगा। लेकिन महाराज जय सिंह के दरबार में डेली जाता, पर डे, और वीरेंद्र सिंह की तरफ से भड़काया करता कि उधर ये लोग इकट्ठे न होने पावे। एक दिन नाजिम ने क्रूर सिंह को सलाह दी, जो उनका यार था। अहमद तो पकड़ लिया गया था। नाजिम ने कहा कि जिस तरह से हो सके अपने बाप कुपत सिंह को तुम मार डालो, और उसके मरने के बाद जय सिंह तुमको मंत्री यानी वजीर बना देंगे, और जब तुम्हारी हुकूमत हो जाएगी तो बहुत कुछ कंट्रोल हो जाएगा तुम्हारे हाथ में, तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। तो क्रूर सिंह ने जहर दे करके बाप को मरवा दिया। फिर महाराज ने भाई अफसोस जाहिर किया, लोग संवेदना प्रकट करते हैं, और दरबार में कई दिन हो गया नहीं आए। शहर में भी कुपत सिंह के मरने का गम छा गया। क्रूर सिंह ने प्रगट में, जाहिर में अपने बाप के मरने का बड़ा मातम किया। अब 12 दिन के लिए अलग बिस्तर पर भी था। अपने यहाँ पर जो त्रयोदशी संस्कार होता है, 13 दिन मनाते हैं ना, तो 12 दिन तो अलग बिस्तर पे था। दिन भर अपने बाप के लिए रोता, रात में नाजिम के साथ बैठ करके प्लानिंग करता चंद्रकांता से कैसे मिलेंगे, और तेज सिंह और वीरेंद्र सिंह को कैसे गिरफ्तार करेंगे। इन्हीं दिनों वीरेंद्र सिंह ने भी शिकार के बहाने विजयगढ़ की सीमा पर एक खेमा डाल दिया, अपना कैंप लगा दिया, जिसकी खबर नाजिम ने जो है क्रूर सिंह को दी, और बताया कि वीरेंद्र सिंह जरूर चंद्रकांता की फिक्र में आया है। अफसोस है कि इस समय अहमद न हुआ, नहीं तो बड़ा काम निकल जाता। खैर देखा जाएगा। ये कहकर क्रूर सिंह से विदा होकर के बालादवी के रास्ते निकला। बालादवी का मतलब टोह लेने के लिए गश्त करना, कि देखें कुछ कोई सूचना मिलती हो।
तेज सिंह वीरेंद्र सिंह से रुखसत होकर के विदा लेकर के विजयगढ़ पहुंचे और मंत्री के मरने और शहर भर में गम छाने का हाल खबर लेकर वीरेंद्र सिंह के पास वापस आ गए और ये खबर लाए कि 2 रोज में सूतक निकल जाएगा तो महाराज जय सिंह क्रूर को अपना दीवान बना डालेंगे। अब बताओ, यानी मंत्री बना देंगे। वीरेंद्र सिंह बोले, देखो क्रूर सिंह ने चंद्रकांता के लिए बाप को मार डाला, तो अगर राजा को भी मार डाले तो ऐसे आदमी क्या भरोसा, क्या ठिकाना। तेज सिंह बोले, बात तो सच है, वो नालायक जहां तक होगा राजा पर भी बहुत जल्दी ही हाथ फेरेगा, इसलिए अब मैं भी चंद्रकांता के महल में न जाकर 1-2 दिन दरबार ही के बाहर हालचाल लूंगा, मैंने दरबार का हालचाल मिले कि क्या हो रहा है वहां पर। हाँ, इस बीच मौका मिल जाएगा तो देखा जाएगा। वीरेंद्र सिंह बोले कि जो सब कुछ तो नहीं, चाहे जो हो, आज तो मैं चंद्रकांता से जरूर मुलाकात करूंगा, कोई तरीका निकालो। तेज सिंह बोले, आप जल्दी न करें, जल्दी ही सब कामों को बिगाड़ती है, जो भी हो मैं तो जाऊंगा जरूर, वीरेंद्र सिंह ने कहा। तेज सिंह ने बहुत समझाया, मगर प्रेमिका की जुदाई समझो, चंद्रकांता की जुदाई में उनको भला बुरा समझ में नहीं आता था। एक नहीं माने और चलने को तैयार हो गए। आखिर तेज सिंह ने कहा, खैर तो चलिए, अब आपकी ऐसी ही मर्जी तो हम करें क्या, जो कुछ होगा देखा जाएगा। शाम के वक्त ये दोनों टहलने के लिए खेमे से बाहर निकले और अपने प्यादों से यानी नौकरों से कह गए कि अगर हम लोगों को आने में देर हो जाए तो भाई घबराना मत। और टहलते हुए दोनों विजयगढ़ की ओर चले गए। थोड़ा रात बीती, जब चंद्रकांता के उसी नजर बाग में जिसमें वो घूमने गई थी वो पहुंचे लोग। अंधेरी रात थी तो दोनों को बाग में जाने के लिए कोई दिक्कत न हुई। पहरे वालों को बचा करके कमंद फेंका और उसके जरिए बाग के अंदर चले गए और एक घने पेड़ के नीचे खड़े होकर के देखने लगे, इधर उधर निगाह दौड़ाने लगे। और जैसे ही चंद्रकांता को देखा वीरेंद्र सिंह ने, तो उनका हाल तो भाई गजब हो गया। बदन में कपकपी छूट गई, कांपने लगे, यहां तक कि बेहोश होकर के गिर पड़े। लेकिन वीरेंद्र सिंह की यह हालत देखकर तेज सिंह को कोई घबराहट न हुई, यहाँ लिखा तरद्दुद न हुआ, है ना। जट अपने अयारी के बटुए से लखलखा निकाल कर सूंघा दिया। अब वीरेंद्र सिंह होश में आ गया। देखिए, दूसरे के मकान में आपको इस तरह बेसुध न होना चाहिए, तेज सिंह ने कहा। अब आप अपने को संभालिए और इसी जगह रुक जाइए, ठहरिए, मैं जाकर बात कराऊं, माने चंद्रकांता से, तब आपको ले जाऊं। ये कहकर उनको उसी पेड़ के नीचे छोड़ दिया और तेज सिंह वहां गया जहां चंद्रकांता थी, चपला थी और चंपा बैठी थी। तेज सिंह को देखते ही चंद्रकांता बोली, क्यों जी, इतने दिन कहाँ रहे? इसी का नाम क्या मुरव्वत है? आए भी तो अकेले आए, ऐसा ही था तो हाथ में चूड़ी पहन लेते, जमा मर्दी की डींग क्यों मारते हैं? जब उनकी मोहब्बत का यही हाल है तो मैं जीकर क्या करूंगी? जब चंद्रकांता ऐसे कहकर रोने लगी, हिचकी उसकी बंध गई। तेज सिंह बोले, बस इसी को तो नादानी कहते हैं। अच्छी तरह हाल भी न पूछा और लगी रोने। ऐसा ही है तो मैं अभी उनको लिए आता हूं। ऐसा कहकर तेज सिंह वहां से निकले। वीरेंद्र सिंह को जहां छोड़ा था उनको लेकर चंद्रकांता के पास वापस आए। दोनों मिले, रोए, खुशी हुए, बेहोश हो गए, फिर होश में आ गए, खूब बातें की। अब जमाने का उलट फेर देखो, जो नाजिम था उसका क्रूर सिंह का यार टोह लेते 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 वहीं पहुंचा। देखा कि ये खुश हैं, मैं मजलिस लगी है 5-6 लोगों की, उसको बड़ी एलर्जी हुई, जलन हुआ। तुरंत लौटकर क्रूर सिंह के पास पहुंचा। जब नाजिम ने को देखा घबराया हुआ, क्रूर सिंह ने कहा, क्यों, क्या हाल है भाई, जो तुम इतना घबराए हुए हो? है क्या? नाजिम बोला, जो मैं सोचता था वही हुआ। यही वक्त चालाकी का है, अगर अब भी कुछ बन न पड़ा तो बस तुम्हारी किस्मत समझो फूट गई, ऐसे समझना चाहिए। क्रूर सिंह बोले, तुम्हारी बातें तो कुछ समझ में आती नहीं मुझे, खुलासा कहो, खुलकर बोलो, बात क्या है? खुलासा खुलासा बस यही है कि वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता के पास पहुंच गया
और इस समय बाग में हंसी के चहचहे उड़ रहे हैं। अब ऐसा सुनते क्रूर सिंह की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। दुनिया उदास मालूम होने लगी। कहाँ तो बाप के बाहरी गम में वो सर झुकाए बरसाती मेढक बना हुआ था कि 13 रोज कहीं बाहर जाना ही नहीं था, मगर इस खबर ने उसको अपने आपे में न रहने दिया। फौरन तैयार हुआ, बस नंगधड़ंग अवधि हांडी सा सर लिए जय सिंह के पास पहुंच गया। जय सिंह इस तरह देखे बोले, क्रूर सिंह, सूतक और बाप का गम छोड़कर तुम्हारा इस तरह आना मुझको हैरानी में डाल रहा है। क्रूर सिंह ने कहा, महाराज, हमारे बाप तो आप हैं, उन्होंने तो पैदा किया था, परवरिश आप ही की बदौलत होती है। जब आप ही की इज्जत में बट्टा लगेगा तो मेरी जिंदगी किस काम की और मैं किस लायक गिना जाऊंगा। अब गुस्सा आ गया जय सिंह को। क्रूर सिंह, ऐसा कौन है जो हमारी इज्जत बिगाड़े? एक अदना आदमी महाराज, एक अदना आदमी। अच्छा बताओ, वो क्या है, कौन है जिसके सर पर मौत सवार है? बीरेंद्र सिंह। उसकी क्या मजाल जो मेरा मुकाबला करे? इज्जत बिगाड़ना दूर की बात है। तुम्हारी बात को समझ में नहीं आती, साफ साफ जल्द कहो, क्या बात है? वीरेंद्र सिंह कहाँ है? तो क्रूर सिंह कहता है, आपके चोर महल के बाग में, नजर बाग में। अब गुस्सा आ गया महाराज को, तड़प कर बोले, अभी जाकर बाग को घेर लो, मैं कोर्ट के रास्ते से वहां आता हूं, किले के रास्ते से। 7वां बयान यहां पूरा हो जाता है। अब 8वें बयान में देखो, चंद्रकांता और बीरेंद्र सिंह आपस में बातें कर रहे हैं। चपला से तेज सिंह बात कर रहे हैं। चंपा बेचारे दोनों लोगों को बात करते ताक रही, मुंह देख रही है। अचानक एक काला कलूटा आदमी, सिर से पैर तक आबनोज का कुंदा यानी ब्लैक ब्यूटी, काला, लाल लाल आंखें, लंगोटा कसे उछलता कूदता आ गया। पहले तो ऊपर नीचे के दांत खोलकर तेज सिंह की ओर देखा, बोला, खबर भाई राजा को तुमरी सुनो गुरुजी मेरे, खबर भाई राजा को तुमरी सुनो गुरु मेरे। मतलब यह था कि उसने मैसेज दिया। इसके बाद उछलता कूदता चला गया। जाती दफे चंपा की टांग पकड़कर थोड़ी दूर घसीटता भी गया, आखिर छोड़ गया। ये सब देखकर लोग हैरान हो गए, डरे कि ये पिशाच कहां से आ गया। चंपा बेचारी तो चिल्लाई, मगर तेज सिंह फौरन उठ खड़े हुए। बीरेंद्र सिंह का हाथ पकड़कर बोले, जल्दी चलो, उठो, अब बैठने का मौका नहीं। और चंद्रकांता की ओर देखे, बोले, भाई देखो, तुम रंज मत करना कि हम लोग जल्दी चले गए। जब तक महाराज यहां ना आ जाएं, इसी तरह सबकी सब बैठी रहना। चंद्रकांता बोली, इतनी जल्दी करने का सबब क्या है, और वो कौन था जिसकी बात सुनकर भागना पड़ा? तो तेज सिंह फट से बोले, अब बात करने का मौका नहीं रहा, चलो। बीरेंद्र सिंह को पकड़कर जबरदस्ती वहां से उठाया। तो तेज सिंह बोले कि हाँ, उठाया और कमंद के जरिए बाग के बाहर हो गए। चंद्रकांता को बीरेंद्र सिंह का इस तरह चले जाना थोड़ा सा खराब लगा, बुरा लगा। आंसू में आंसू भर करके, आंखों में आंसू भर करके चपला से बोली, ये क्या तमाशा हो गया, कुछ समझ में नहीं आता। उस पिशाच को देखकर तो मैं कैसा डरी। मेरे कलेजा पर हाथ रखकर देखो, अभी तक धड़धड़ा रहा है। तुमने क्या ख्याल किया? चपला बोली, कुछ ठीक समझ में आता नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि इस समय बीरेंद्र सिंह के यहाँ आने की खबर महाराज को हो गई तो वे जरूर आते होंगे। चंपा बोली, न मालूम मुझे को मुझसे क्या दुश्मनी थी। चंपा की बात पर चपला को हंसी आ गई, मगर हैरान थी कि ये क्या खेल हो गया, और थोड़ी देर तक इसी तरह के ताजुब भरी बातें होती रही। इतने में ही बाग के चारों तरफ आदमियों के शोरगुल की आवाजें आने लगी। चपला ने कहा, रंग में बुरे नजर आने लगे, रंग बुरे नजर आने लगे। मालूम होता है इस बाग को सिपाहियों ने घेर लिया। बात पूरी भी न हो पाई थी कि सामने से महाराज आते हुए दिखाई पड़े। सब उठ खड़ी हो गई। चंद्रकांता ने बढ़कर पिता के आगे सर झुकाया। इस समय आपके एकाएक आने की मतलब चुप हो गई। फिर कुछ नहीं, बस तुम्हें देखने को जी चाहा बेटी, तो बस चले आए। अब तुम भी महल में जाओ, यहाँ क्यों बैठी हो, ओस पड़ती है, तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसे कह के महल की ओर चले गए। चंद्रकांता, चपला और चंपा भी महाराज के पीछे पीछे महल में चली गई। जय सिंह कमरे में आए, शर्मिंदा हुए। देखो, हमारी भोली भाली लड़की को क्रूर
झूठ मूठ का बदनाम करता है। न मालूम इस नालायक के जी में क्या समाई है, बेधड़क उस बेचारी को ऐब लगा दिया है। अगर लड़की सुनेंगे तो क्या कहेगी? ऐसे शैतान को उसका तो मुंह नहीं देखना चाहिए, बल्कि सजा देनी चाहिए जिसमें फिर ऐसा कमीनापन न करे। ये ऐसा सोच करके हरि सिंह नाम का एक चौबदार था, सॉरी, ऐसा कह करके ऐसा सोच करके हरीश सिंह नामक चौबदार था, उसको हुक्म दिया कि जल्दी ही क्रूर सिंह को बुलाओ, हाजिर करो। हरि सिंह क्रूर सिंह को खोजता हुआ चला गया, बाग के पास पहुंचा। वहां बहुत से आदमियों को देखा कि बाग को लोग घेरे हुए थे। हरि सिंह ने कहा, चलिए, महाराज ने बुलाया है। क्रूर सिंह घबरा गया, महाराज ने क्यों बुलाया? क्या चोर नहीं मिला? महाराज तो मेरे सामने महल में चले गए थे। हरि सिंह से पूछा, महाराज कर क्या रहे हैं? उसने कहा, अभी महल में भी आए हैं, महल से आए हैं, गुस्से में भरे बैठे हैं, जल्दी बुलाया आपको। बस क्रूर सिंह की तो नानी मर गई सुनते हुए। डरता कांपता हरि सिंह के साथ महाराज के पास पहुंचा। महाराज ने क्रूर सिंह को देखते हुए कहा, क्यों बे क्रूर, बेचारी चंद्रकांता को इस तरह झूठ मूठ का बदनाम करना और हमारी इज्जत में बट्टा लगाना, यही तेरा काम है? ये इतने आदमी जो बाग को घेरे हुए हैं, अपने जी में क्या कहेंगे? नालायक, गधा, पाजी, तैने कैसे कहा कि महल में वीरेंद्र सिंह है? मारे गुस्से के महाराज जयसिंह के होंठ कांप रहे थे, आंखें लाल लाल हो रही थी। ये कैफियत देखकर क्रूर सिंह को तो मानो जान ही सूख गई। घबरा के बोला, मुझको तो ये खबर नाजिम ने पहुंचाई थी, जो आजकल महल के पहरे पर मुकर्रर है। बुलाओ नाजिम को, महाराज जी ने हुक्म दिया। नाजिम भी हाजिर हुआ। मुंह से साफ आवाज नहीं निकलती थी, बस टूटे फूटे शब्दों में बोला। टूटे फूटे शब्दों में नाजिम से पूछा, क्यों बे, तैने कैसे खबर पहुंचाई? अब उस समय तो डर के मारे उसकी हालत क्या थी वही जानता होगा, क्रूर सिंह की बात कर रहे हैं। तो नाजिम बोला, मैंने तो अपनी आंखों से देखा था हुजूर, शायद इसी किसी बाग में गया होगा, किसी तरह से भाग गया होगा। अब जयसिंह से ज्यादा गुस्सा बर्दाश्त न हो सका। बोले, 50 कोड़े क्रूर को, 50 कोड़े नाजिम को लगाए जाए। अभी इतने पर ही छोड़े देता हूं, आगे फिर कभी ऐसा होगा तो सिर उतार लिया जाएगा। क्रूर तो वजीर होने लायक नहीं है। अब क्या था, लगे दो तरफी कोड़े पड़ने। उन लोगों के चिल्लाने से महल गूंज उठा, मगर महाराज का गुस्सा तो गया ही नहीं। जब दोनों पर कोड़े पड़ चुके, उनको महल के बाहर निकलवा दिया और महाराज आराम करने चले गए। मगर गुस्से के मारे तो रात भर नींद ही नहीं है, महाराज जी को नींद नहीं आई। क्रूर सिंह और नाजिम दोनों घर गए और एक जगह बैठकर लगे झगड़ने। क्रूर नाजिम से कहने लगा, तेरी बदौलत आज मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई, कल दीवान होंगे ये उम्मीद भी न रही। जो मार खाए उसकी तकलीफ तो मैं ही जानता हूं, और ये सब तुम्हारी बदौलत हुआ है। नाजिम बोला, मैं तुम्हारी बदौलत मारा गया, नहीं तो मुझको क्या काम था? जहन्नुम में जाती चंद्रकांता और वीरेंद्र, मुझे क्या पड़ी थी जो जूते खाता? तो आपस में झगड़ा करते रहे लोग। अंत में क्रूर सिंह ने कहा, हम तुम दोनों को लानत है, अगर इतनी सजा पाने पर भी वीरेंद्र को गिरफ्तार न किया। नाजिम बोला, इसमें तो कोई शक नहीं कि वीरेंद्र अब रोज महल में आया करेगा, क्योंकि इसी वास्ते वह अपना डेरा सरहद पर ले आया है। मगर अब कोई काम करने का हौसला नहीं पड़ता, कहीं फिर मैं देखूं और खबर करने पर वो दोबारा निकल जाए तो अब की जरूर ही जान से मारा जाऊंगा। क्रूर बोला, तब तो कोई ऐसी तरकीब निकालनी चाहिए कि जिसमें जान भी बच जाए और वीरेंद्र सिंह को अपनी आंखों से महाराज जय सिंह महल में देख भी ले। बहुत दिमाग लगाकर नाजिम ने कहा, चुनारगढ़, जिसका पुराना नाम था चरणार्द्री, तो चुनारगढ़ के महाराजा शिवदत्त सिंह के दरबार में एक पंडित है, जगन्नाथ ज्योतिषी, और रमल में बड़ा अच्छा जानते हैं। रमल यानी विचार करना। उनके रमल फेंकने में, वो पाशा वगैरह जो होता है, रमल फेंकने में इतनी तेजी है कि जब चाहो पूछ लो कि अमुक आदमी कहाँ है, इस समय क्या कर रहा है, पैसे पकड़ा कैसे जाएगा, बस फौरन बतला देते हैं। उनको अगर मिला लिया जाए तो यहाँ आकर के
और कुछ दिन रह करके तुम्हारी मदद करें तो सब काम ठीक हो जाएगा। चुनारगढ़ यहाँ से बहुत दूर भी नहीं है, कुल 23 कोस है। चलो हम तुम चलें और जिस तरह बन पड़े उन्हें ले आए। आखिर क्रूर सिंह बहुत कुछ जवाहरात अपने कमरे में बांध करके 2 तेज घोड़े नाजिम के साथ सवार होकर उसी समय चुनार की तरफ रवाना हो गया और सबसे कहा गया, महाराज आवे तो कहना बहुत बीमार है। यहां पर 8वां बयान पूरा होता है। 9वें बयान में चलते हैं। अब बीरेंद्र सिंह और तेज सिंह बाग के जब बाहर होते हैं, अपने खेमे की ओर रवाना होते हैं और फिर आधी रात हो चुकी थी पहुंचते पहुंचते। अब तेज सिंह को बेचैनी थी, बीरेंद्र सिंह को पहुंचाकर लौटे और अहमद की सूरत बना करके, अहमद तो कैद कर लिया था, अय्यार थे, सूरत बनाकर क्रूर सिंह के मकान पर पहुंचे। क्रूर सिंह चुनार की तरफ रवाना हो चुका था। जिस आदमी को घर में हिफाजत के लिए छोड़ गया था वह और कह गया था कि अगर महाराज पूछें तो कह देना बीमार है। उन लोगों ने एकाएक जब अहमद को देखा तो ताजुब से पूछा, कहो अहमद, कहाँ थे अब तक? नकली अहमद ने कहा, मैं जहन्नुम की सैर करने गया था, अब लौट कर आया हूं। बताओ कि क्रूर सिंह कहाँ है? सभी ने पूरा पूरा हाल कह सुनाया। अब चुनार गए हैं, तुम भी वहीं जाते तो अच्छा होता। अहमद ने कहा, हाँ मैं भी जाता हूं, अब घर ना आऊंगा, सीधे चुनार ही पहुंचता हूं। बस वहां से रवाना होकर अपने खेमे में आया। तेज सिंह और बीरेंद्र सिंह से बताया सारी बात। रात में आराम किया, सुबह नहा धोकर भोजन करके सूरत बदलकर विजयगढ़ की तरफ रवाना हुआ। नंगे सिर, हाथ पैर मुंह पर धूल डाले, रोते पीटते महाराज जयसिंह के दरबार में पहुंचे। इनकी हालत देखकर सब हैरान हुए। महाराज ने पूछा, कौन है? मुंशी से पूछा, पूछो कौन है, क्या चाहता है? तेज सिंह ने कहा, हुजूर मैं क्रूर सिंह का नौकर हूं, मेरा नाम रामलाल है। मैंने वही रात में आराम करके सुबह दरबार में पेश हुए थे विजयगढ़ के। नाम रामलाल है। महाराज से बागी होकर क्रूर सिंह चुनारगढ़ के राजा के पास चला गया है। मैंने मना किया कि महाराज का नमक खाकर ऐसा न करना चाहिए, जिस पर मुझको खूब मारा और जो कुछ मेरे पास था सब छीन लिया। हाय रे, मैं तो बिल्कुल लुट गया, एक कौड़ी भी नहीं रही। अब मैं खाऊंगा क्या, घर कैसे पहुंचूंगा? लड़के वाले 3 बरस की कमाई खोजेंगे, कहेंगे रजवाड़े की कमाई क्या लाए थे, उनको क्या दूंगा? दोहाई महाराज की दोहाई। मुश्किल से सभी ने चुप कराया। महाराज गुस्सा आया, बोले, क्रूर सिंह कहाँ है? चौबदार बोला, बहुत बीमार है, उठ नहीं सकते। रामलाल यानी तेज सिंह बोला, दोहाई महाराज की, यह भी उन्हीं की तरफ मिल गया, झूठ बोलता है, मुसलमान सब उसके दोस्त हैं। दोहाई महाराज की, खूब तहकीकात की जाए। महाराज ने मुंशी से कहा, तुम जाकर पता लगाओ कि मामला क्या है। थोड़ी देर में मुंशी वापस आए, बोले, क्रूर सिंह तो घर में है नहीं और घर वाले कुछ बताते नहीं कि कहाँ गए हैं। महाराज ने कहा, जरूर चुनारगढ़ गया होगा। अच्छा, उसके यहाँ के किसी प्यादे को बुलाओ और हुक्म पाते ही चौबदार गया, एक बदकिस्मत प्यादे को पकड़ लाया। महाराज ने पूछा, क्रूर सिंह कहाँ गया है? प्यादे ने ठीक पता तो बताया नहीं। रामलाल ने फिर कहा, दोहाई महाराज की, बिना मार खाए बताएगा नहीं। महाराज ने मारने का हुक्म दिया और पीटने के पहले ही उसने बता दिया कि चुनार गए। महाराज जयसिंह को क्रूर का हाल सुनकर जितना गुस्सा आया, कहने लायक नहीं समझो। हुक्म दिया, 3-4 आदेश दिया। क्रूर सिंह के घर के सब औरत मर्द घंटे भर के अंदर जान बचा के हमारी सरहद के बाहर चले जाएं। दूसरा आदेश, उसका मकान लूट लिया जाए। तीसरा आदेश, उसकी दौलत में जितना रुपया अकेला रामलाल उठा ले जा सके ले जाए, बाकी सरकारी खजाने में दाखिल किया जाए। चौथा, रामलाल अगर नौकरी कबूल करे तो दी जाए। हुक्म पाते ही सबसे पहले रामलाल क्रूर सिंह के घर पहुंचा। महाराज के मुंशी को जो हुक्म तामील करने गया था, रामलाल ने कहा, पहले मुझको रुपए दे दो कि उठा ले जाऊं और महाराज को आशीर्वाद करूं। बस जल्दी दो, मुझ गरीब को मत सताओ। मुंशी ने कहा, अजब आदमी है, इसको अपनी ही पड़ी है, ठहर जा, जल्दी क्यों करता है? नकली रामलाल ने चिल्लाना शुरू कर दिया, दोहाई महाराज की, मेरे रुपए मुंशी नहीं देता, कहता हुआ महाराज की तरफ चला। मुंशी ने कहा, लो लो, जाते कहाँ हो भाई, पहले इसको दे दो। रामलाल ने कहा, हद तेरे की, मैं चिल्लाता नहीं तो सभी रुपए डकार जाता है। इस पर सब हंस पड़े। मुंशी ने 2000 रुपये आगे रखवा दिया और कहा, ले जा ले जा ले जा। रामलाल ने कहा, वाह, कुछ याद है महाराज ने क्या हुक्म दिया था?
इतना तो मेरे जेब में आ जाएगा, मैं उठा के क्या ले जाऊंगा। मुंशी झुंझलाया और नकली रामलाल को खजाने के संदूक के पास ले जाकर खड़ा कर लिया। उठा देखें कितना उठाता है। देखते देखते 10,000 रुपए उसने उठा लिए। सिर पर, बटुए में, कमर में, जेब में, यहां तक कि मुंह में भी कुछ रुपए भर लिए और रास्ता लिया। सब हंसने लगे। तो आप बोले, आदमी नहीं से राक्षस समझना चाहिए यानी रामलाल को। महाराज की हुक्म की तामील हो गई। घर लूट लिया गया। औरत मर्द सभी ने रोते पीटते चुनार का रास्ता पकड़ा। तेज सिंह रुपया लिए बीरेंद्र सिंह के पास पहुंचे। बोले, आज तो मुनाफा कर लाए, मगर यार माल शैतान का है, इसमें कुछ आप भी मिला दीजिए जिसमें पाक हो जाए। बीरेंद्र सिंह ने कहा, यह तो बताओ कि लाए कहाँ से। तो बाकी हाल बताया उन्होंने। बीरेंद्र सिंह ने कहा, जो कुछ मेरे पास यहाँ है मैंने सब दिया। तेज सिंह ने कहा, मगर शर्त यह है कि उससे कम न हो, क्योंकि आपका रुतबा उससे कहीं ज्यादा है। वीरेंद्र बोले, तो इस वक्त कहां से लावें। तेज सिंह बोले, तमस्सुक लिख दो। कुमार हंसे, उंगली से हीरे की अंगूठी उतार के दे दी। तेज सिंह ने खुश होकर ले लिया। कहा, परमेश्वर आपकी मुराद पूरी करे। अब हम लोगों को भी यहां से अपने घर चलना चाहिए, क्योंकि अब मैं चुनार जाऊंगा और देखो शैतान का बच्चा यहाँ वहां क्या बंदोबस्त कर रहा है। तो यहाँ 9वां बयान पूरा हो जाता है। अब 10वें बयान पे आते हैं। अब क्रूर सिंह की तबाही की खबर पूरे शहर भर में फैल गई कि क्रूर सिंह को लूट लिया गया, घर उसका कुर्की हो गया। महारानी रत्नगर्भा जो चंद्रकांता की मां थी, उनका नाम था महारानी रत्नगर्भा, और चंद्रकांता सबने सुना। कुमारी और चपला, इनको तो बड़ी खुशी हुई। जब महाराज महल में गए तो हंसी हंसी में महारानी ने क्रूर सिंह का हालचाल पूछा। महाराज ने कहा, वह बड़ा बदमाश झूठा था, मुफ्त में लड़की को बदनाम करता था। महारानी ने बात छेड़ कर कहा, आपने क्या सोचकर बीरेंद्र का आना जाना बंद कर दिया। देखिए, ये वही बीरेंद्र है जो लड़कपन में से जब चंद्रकांता पैदा भी नहीं हुई थी यहाँ आता और कई दिनों तक रहा करता था, है ना। और अब जब मोहब्बत हो गई, आपस मोहब्बत बढ़ गई है, उस वक्त ये भी नहीं मालूम होता था कि आप और राजा सुरेंद्र सिंह कोई दो हैं, या नौगढ़ और विजयगढ़ दो रजवाड़े हैं। सुरेंद्र सिंह भी बराबर आप ही के कहे मुतालिक चला करते थे। कई दफे आप कह भी चुके थे कि चंद्रकांता की शादी बीरेंद्र के साथ हो ही जानी चाहिए। ऐसे मेल मोहब्बत और आपस के बनाव को उस दुष्ट क्रूर ने बिगाड़ दिया और दोनों के चित्त में मैल पैदा कर दिया। तो महाराज ने कहा, मैं भी तो हैरान हूं, मेरी बुद्धि को क्या हो गया था, मेरी समझ पर पत्थर पड़ गए। कौन सी बात ऐसी हुई कि जिसके सबब से मेरे दिल से बीरेंद्र सिंह की मोहब्बत जाती रही। हाय, इस क्रूर सिंह ने तो गजब ही किया। इसके निकल जाने पर अब मुझे मालूम होता है। महारानी ने कहा, देखें अब वो चुनार में जाकर क्या करता है। जरूर महाराज शिवदत्त को उभाड़ेगा और कोई नया बखेड़ा पैदा करेगा। महाराज बोले, खैर देखा जाएगा, परमेश्वर मालिक है। उस नालायक ने तो अपने भरसक बुराई में कुछ भी कमी नहीं की। यह कहकर महाराज महल के बाहर चले गए। अब उनको यह फिक्र हुई कि किसी को दीवान बनाना चाहिए, नहीं तो काम न चलेगा। और कई दिन तक सोच विचार कर हरदयाल सिंह नामी नायब दीवान को मंत्री की पदवी और खिलात दी, अवार्ड वगैरह। मतलब वह शख्स बड़ा ईमानदार था। हरदयाल सिंह नेक बख्त था, रहमदिल था, साफ तबीयत का था। कभी किसी का इसने दिल नहीं दुखाया था। तो इस प्रकार से दीवान बन गए। अब ये क्रूर सिंह का क्या होता है, बीरेंद्र सिंह का क्या होता है, तेज सिंह का क्या होता है, हम लोग देखेंगे 11वें बयान से अगले भाग में। ठीक है, तो यह कैसा लग रहा है अवश्य बताइएगा, और मुझे क्या सुधार करना चाहिए ये भी बताइएगा। नमस्कार।